नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इस अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है और उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा या फिर जब तक कोई नया आदेश न आ जाए। क्या आपको लगता है कि यह नियुक्ति भारतीय इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपनी इंटरनेशनल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एक 150 मिलियन यूरो यानी लगभग 1364 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है। यह इन्वेस्टमेंट बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवाई BAIH BY में जाएगा, जो कि कंपनी की नीदरलैंड्स बेस्ड सब्सिडियरी है। बजाज ऑटो का ये कदम इंटरनेशनल मार्केट में कितना कारगर साबित होगा? क्या यह स्टॉक के लिए पॉजिटिव संकेत है? और अब NSE के बड़े अनाउंसमेंट पर नजर डालते हैं। जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जल्द ही निफ्टी 50 में एंट्री करने जा रहे हैं। भारत पेट्रोलियम, BPCL और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। यह बदलाव 28 मार्च 2025 से लागू होगा और निफ्टी 50 इक्विटी वेट इंडेक्स में भी इसी के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं शुक्रवार 21 फरवरी के मार्केट पर। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 424.90 अंकों की गिरावट आई और यह 75,311.06 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स ने 623.55 अंकों की भारी गिरावट के साथ 75,112.41 का लो भी टच किया। इसी तरह निफ्टी 50 117.25 अंक गिरकर 22,795.90 पर क्लोज हुआ। दिन भर के कारोबार में यह 22,921 के हाई और 22,720 के लो के बीच फ्लक्चुएट करता रहा। क्या यह गिरावट विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस का नतीजा है, या फिर यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है? हमें कमेंट में बताइए। वही शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने ऐलान किया है एक विशाल $10 अरब की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। अब ये $10 अरब लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किस तरह काम करता है? RBI ने डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप का एक बड़ा ऑपरेशन किया है। इसका मतलब ये है कि RBI बैंक से डॉलर खरीद रहा है और उसके बदले रुपए दे रहा है, जिससे लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट हो रही है। समझ गए? अब ये जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और फिर RBI ये ट्रांजैक्शन रिवर्स कर लेता है फॉरवर्ड रेट के अनुसार। इस तरह से मार्केट में पैसे का फ्लो मेंटेन होता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये ऑपरेशन जो शुक्रवार को ऐलान किया गया है वो दूसरी बार है इस साल के कैलेंडर में जब RBI ने ऐसा कदम उठाया है। जनवरी में भी RBI ने $5 अरब रुपी स्वैप किया था। मतलब एक तरह से ये RBI का एक रिकरिंग टूल बन गया है जिससे वो लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। बात करते हैं वॉरेन बफेट और एप्पल के बीच के रिश्ते की। बर्कशायर हैथवे की एप्पल में होल्डिंग $100 अरब से ज्यादा गिर गई है। हाँ, एप्पल के शेयर प्राइस में 2024 में 30% का इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी बफेट की कंपनी का इन्वेस्टमेंट 104 बिलियन से कम हो गया। यह रिपोर्ट बर्कशायर हैथवे के 2025 एनुअल रिपोर्ट से सामने आई है। अब बड़ा सवाल, क्या यह एप्पल के लिए एक वार्निंग साइन है या फिर बर्कशायर हैथवे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव आने वाला है? अगली खबर पर नजर डालते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वह बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोलने जा रही है। जी हाँ, बेंगलुरु जो कि भारत का टेक कैपिटल माना जाता है, वहाँ अब मेटा अपने इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट रोल्स के लिए हायरिंग कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि मेटा अब अपने बिग टेक रिवल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन की तरह बेंगलुरु में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये कंपनियां भी यह शहर में अपने प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम्स बिल्ड कर चुकी हैं। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो इजराइल और गाजा सीज फायर को लेकर है। रविवार को इजराइल ने ऐलान किया है कि वह अपने प्लान के मुताबिक जो कि फलस्तीनियों के कैदियों को रिहा करने का था उसे डिले कर रहा है।
ओरिजिनली इजराइल को 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, लेकिन अब उन्होंने इस रिहाई को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हमास ने कुछ कंडीशंस पूरी नहीं की हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि इजराइल तब तक ये कैदी नहीं रिहा करेगा जब तक अगले हॉस्टेज की रिहाई को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिलता। और इजराइल ने ये भी कहा है कि ये रिहाई बिना किसी अपमानजनक समारोह के होगी। क्या आपको लगता है कि ये डिले इजराइल और हमास के बीच की नाजुक सीजफायर को और बढ़ा सकता है? यह स्थिति काफी सेंसिटिव है। वही एक महत्वपूर्ण ग्लोबल अपडेट, यूके ने ऐलान किया है कि वह सोमवार को रूस के खिलाफ नए सैंक्शंस का एक सेट ऐलान करेगा। ये सैंक्शंस का उद्देश्य मॉस्को के रेवेन्यूज को घटाना है। 3 साल बाद जब से उन्होंने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था, यह कदम रूस पर दबाव डालने के लिए लिया गया है। एजेंसी फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये सैंक्शंस रूस पर क्या असर डालेंगे? क्या ये स्थिति को और जटिल बना देंगे? आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।